हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो हमारे आज ही नहीं हमारे फ्यूचर लाइफ को भी सेट कर रहे हैं और जिनकी हेल्प से हम हमारे लाइफ के जो हमारे फाइनल गोल्स हैं उन तक बहुत इजी वे में पहुंच पा रहे हैं। हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं उनमें काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे हैं ना, उसको बढ़ा रहे हैं। हम कुछ सोच पा रहे हैं, हमारे खुद का इवैल्यूएशन कर पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फाइनल गोल है उस तक हम वर्क कर पा रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा पॉजिटिव पर्सनैलिटी एंड जेस्चर्स, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको किस तरह से पॉजिटिव किया जाए और किन तरह से हमारे जेस्चर्स यानी हमारे जो एक तरह से संकेत होते हैं, हमारे हाव भाव होते हैं, उनको बढ़ाया जाए, उनका निर्माण किया जाए। हम किस तरह से किसी ओवरऑल इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, हमारा क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, हमारा किसी भी सिचुएशंस में किस तरह से हमारा रिएक्शन होना चाहिए, वो हमारा इसके अंदर आ जाता है। पॉजिटिव पर्सनैलिटी यानी आप किस तरह से पॉजिटिव सोच के अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से ग्रूम कर रहे हैं कि आप आपके वर्क इन्वायरमेंट एज वेल एज आपके जो आपका पर्सनल इन्वायरमेंट है वहाँ पे अच्छे तरीके से जी रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इस टॉपिक में जो पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई होप आपने प्रीवियस की मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छे से देख ली होगी और उनके थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए, या साथ ही साथ आपको अब कौन से स्टेप्स आगे बढ़ाने हैं, किन किन कदमों पे चलना है और किस तरह से आपको आपकी सक्सेस अपने हाथ में लेनी है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा सबसे पहला आ रहा है बिल्डिंग अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी एंड जेस्चर्स, यानी किस तरह से पॉजिटिव पर्सनैलिटी यानी सकारात्मक व्यक्तित्व और जेस्चर्स यानी इशारों का निर्माण किया जाए। ऑलवेज रिमेंबर योर पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अचीविंग सक्सेस, यानी हमेशा ये याद रखिए कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ये आपकी सक्सेस को पाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आप अच्छे तरह से अपने बारे में सोच सकते हैं, अपना एवेल्युएट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप्स ले रहे हैं, आप किसी से मोटिवेशन हो रहा है, आपका सेल्फ का डिसिप्लिन है। तो इन सब से क्या होता है, आप अपनी सक्सेस को बहुत अच्छी तरीके से पा सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, योर पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अचीविंग योर सक्सेस। Next, in fact, we are told to focus on personality development in such a way that we can achieve our academic success as well as commercial success. वास्तव में हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है यानी हमारा जो व्यक्तिगत विकास है, इस प्रकार से ध्यान, हमारा जो ओवरऑल ध्यान होता है वो एक तरह से अगर फोकस करता है किन पर, जिनसे हम हमारी क्या कर सकते हैं, शैक्षणिक यानी जब हमारी एकेडमिक एजुकेशनल टाइप में जो हमारी सक्सेस होती है उसको, और साथ ही साथ हमारी जो कमर्शियल सक्सेस होती है यानी हमारा जो व्यावसायिक सक्सेस होती है उसमें भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है कौन, हमारा पॉजिटिव पर्सनैलिटी। यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ओवरऑल हमारे एकेडमिक यानी हमारी जो एक तरह से गतिविधियां होती है हर तरीके की उन पर, साथ ही हमारा जो भी बिजनेस है, हमारा जो भी वर्क है उसमें भी काफ़ी हद तक हमें फोकस करके अच्छे तरीके से डेवलप करने में मदद करता है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। बिल्डिंग अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी एंड जेस्चर्स में हम आगे बढ़ते हैं। वर्क इन्वायरमेंट्स टेंड टू फोकस ऑन इंडिविजुअल्स एंड पर्सनल गोल्स विथ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिंगलिंग आउट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। ठीक है, हमारा जो कार्य का वातावरण होता है यानी हमारा जो वर्क इन्वायरमेंट होता है वो वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति जो भी पर्सन्स होते हैं और उनके जो गोल्स होते हैं उन पर मेनली क्या करता है, फोकस करता है ना। आपका जो भी एरिया है, हम वहाँ पे हम किसी भी जगह वर्क करते हैं तो हमारा फोकस क्या रहता है, हमारा जो वर्क है वो अच्छे तरीके से हो, हम हमारे जो वर्क कर रहे हैं वो उसके थ्रू हमें मोटिवेशन मिले, हमें रिवॉर्ड्स मिले ताकि हम और मोटिवेट हों। तो अगर हमारा पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़ है तो हम एक प्रॉपर वे में हमारा क्या करते हैं, वर्क करते हैं जहाँ भी हमारा वर्क प्लेस होता है और उसके थ्रू क्या मिलता है, हमें काफ़ी तरह से हमें प्रमोशंस मिलते हैं, हमें रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, हमें अचीवमेंट्स मिलते हैं काफ़ी सारे, हमें अलग तरीके से क्या हर एक एम्प्लॉयज़ को किया जाता है ऑफिस में मोटिवेट किया जाता है ताकि उनको अचीवमेंट्स दिए जाते हैं, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल
हो सके। तो ये सब एक्चुअली देखा जाए तो किस पर बेस्ड है, हमारे पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़ पर ही बेस्ड है। अगर हमारी पर्सनैलिटी एकदम पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे होंगे और एक जैसे मोटिवेट हुए हैं हम अपने शेड्यूल्स के साथ, हमारे डिसिप्लिन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम एक ना एक दिन हमारे गोल्स को बहुत अच्छी तरीके से हमारे ऑफिस प्लेस में, वर्क प्लेस में, साथ ही साथ हमारे फ्यूचर्स के सेट्स को भी अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। टीम बिल्डिंग कैन ऑल्सो रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग और क्रिएटिंग अ न्यू टीम। ठीक है, टीम बिल्डिंग एक नई टीम का सिलेक्शन करने या उसे बनाने की जो ओवरऑल प्रोसेस होती है उसको क्या कर सकता है, एक तरह से रेफर कर सकता है ना। कैसे, जैसे आपका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाले हैं, आप में सोचने की क्षमता है, आप दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाले हैं, तो ये क्या करता है, आपकी ऑफिस एनवायरनमेंट में एक टीम बिल्डिंग यानी टीम के साथ वर्क करने के लिए आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल बनाता है। बहुत अच्छे तरीके से आप है ना अपनी टीम के साथ मिलकर वर्क कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टीम डायनामिक, है ना, यानी टीम की गतिशीलता। जैसे आज हम ये जो टॉपिक पढ़ रही है कि हमारे में जब मोटिवेशन आ गया, जब हमने अपनी लाइफ डिसिप्लिन कर ली, हमने बहुत सारे सेल्फ अवेयर हुए, हमारे सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स का हमने किसी इन्वायरमेंट में पता किया, तो अब हम जिस इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ हमारे पास कौन कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, किस किस तरह से हमें वर्क करना चाहिए, किन किन टर्म्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो वो हमारा टीम डायनामिक के अंडर में आता है। When assembling a team, it is very important to consider the overall dynamic of the team। यानी जब टीम को असेंबल या उनको एक तरह से बनाया जाता है, आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो कोई प्रोजेक्ट आ गया, एक तरीके से देखा जाए तो क्या किया जाता है, एक टीम को दिया जाता है कि हाँ आप एक टीम में मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का वर्क करें, है ना। तो ये सब किस तरह से हमारे टीम डायनामिक के थ्रू ही ओवरऑल क्या करता है, हमारे किस तरह से हम एक ऐसी टीम को बना रहे हैं कि वो प्रॉपर वे में मिलके आपस में वर्क करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि एक टीम के बारे में पता चलता है किस तरह से टीम बनाई जा सकती है। अगर हम में कुछ एबिलिटी होगी तभी हमें टीम में क्या किया जाएगा, एक तरह से इंक्लूड किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक लाफास्टो, व्हेन बिल्डिंग अ टीम 5 डायनेमिक्स आर फंडामेंटल टू टीम सक्सेस। जो हमारे ये फ्रैंक लाफास्टो हैं उनके अनुसार एक टीम का निर्माण करते समय 5 गतिशीलता यानी 5 डायनामिक टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत होते हैं। यानी उन्होंने क्या बताया, एक 5 ऐसे टॉपिक्स बताए जो किसी भी वर्क प्लेस में या कहीं पर भी एक पर्टिकुलर किसी टीम की सफलता यानी टीम के द्वारा किए जाने वाले कार्य के सफलता के लिए क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अब हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, इन 5 डायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। दीज आर फर्स्ट टीम मेंबर। टीम मेंबर यानी हम नाम से भी समझ रहे हैं, यानी टीम्स के जो भी सदस्य हैं। अगर हम सक्सेसफुल टीम बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों का सिलेक्शन करना होता है जो कि अनुभवी हो या किसी प्रॉब्लम को जल्दी समझ सके, उस पर वर्क कर सके, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई हमारा कोई आंसर निकाल सके, एक दूसरे से कम्युनिकेशन प्रॉपर कर रहे हो, किसी तरीके का उनमें नेगेटिव एटीट्यूड नहीं हो, पॉजिटिव एटीट्यूड है, मिलकर काम करना, उस एक जो भी प्रोजेक्ट दिया गया उसको एक टीम की तरह, ऐसा नहीं कि एक बंदा सोच रहा है कि मेरे में अलग क्वालिटी है तो मैं अलग काम करूंगा, एक में अलग क्वालिटी है वो अलग काम करूंगा, ये नहीं। अगर आप किसी टीम के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके सभी टीम मेंबर्स को वहाँ पे मिलकर काम करना होता है, तब ही आपका वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। सेकेंड उन्होंने जो टॉपिक बताया है वो है टीम रिलेशनशिप। अब जब आप एक टीम के अंदर वर्क कर रहे हैं तो अगर टीम के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना हुआ है ना, अच्छा उनमें एक तरह से रिलेशनशिप नहीं है, तो क्या होगा, वो प्रॉपर अपनी रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे अपनी समस्याओं के लिए, है ना। वो सोचेंगे नहीं मैं ही कर लूँगा, मेरा मान लीजिए किसी टीम मेंबर से लड़ाई कर ली, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली बात थी उस टीम मेंबर को बताने वाली वो नहीं बताई, तो उससे क्या हुआ, प्रोजेक्ट पे पूरा इफेक्ट पड़ा, है ना। तो ऐसी टीम रिलेशनशिप बनाने चाहिए जब भी हमें कोई टीम वर्क दिया जाए कि अच्छे तरीके से सारे टीम मेंबर्स मिलकर उस वर्क पर प्रॉपर वे में वर्क कर सके और साथ ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कर सके। नेक्स्ट बताया गया है टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी टीम की समस्या को हल करना, है ना। किस तरह से हम अपनी एक प्रोजेक्ट को
क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, पर हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो निकाल सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? जब आपस में मिलकर क्या किया जाए, जो भी प्रॉब्लम दी गई उस पर विचार किया जाए कि उसे कैसे सही किया जा सकता है, उसके जो किस तरह से उसे ठीक है, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, है ना। तो टीम अगर होगी तो वो क्या करेगी, जो भी उन्हें प्रॉब्लम दी होगी उसे मिलकर कम करने की कोशिश करेगी। सब मिलकर अपनी स्ट्रेटेजी देंगे, अपने आइडिया शेयर करेंगे, और जो भी उन पे स्टेप्स लिए जाने होंगे किसी प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, तो वो स्टेप्स वहाँ पे क्या किए जाएंगे, उठाए जाएंगे। तो ये होता है हमारा टीम डायनामिक का 4 पॉइंट्स। 4 आता है हमारा टीम लीडरशिप, यानी 5 एसेंशियल लीडरशिप स्किल्स आपको यहाँ दिखाए गए। कम्युनिकेशन होनी चाहिए टीम में, कोई एक लीडर होना चाहिए, किसी एक लीडर या किसी 2 लीडर्स, है ना। लीडर्स क्या करते हैं, अपनी जो टीम होती है उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रिएटिविटी वो अच्छे तरीके से अपने टीम्स के साथ कर सकते हैं। मोटिवेशंस के थ्रू वो अपनी जो ये टीम के मेंबर्स हैं उनको वर्क करवा सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं और उन्हें अपने आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो अपने जो मेंबर्स हैं उन्हें फीडबैक दे रहे हैं और पॉजिटिविटी उसके अंदर होती है। ये सारी एबिलिटीज़ किस में होती है, हमारे टीम के लीडर्स में होती है, जो वो अपने साथ साथ अपने जो टीम के मेंबर्स हैं उनमें भी डेवलप करता है और उनसे उन्हें मोटिवेट करके उन्हें फाइनल आउटपुट के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, हमारा जो संगठनात्मक वातावरण होता है, टीम के व्यवहार के लिए जो संगठन का वातावरण और उसका कल्चर होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है ना, कि आपका इन्वायरमेंट किस तरह से है, आपकी एक कल्चर किस तरह से फॉलो कर रहा है। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट है उसके साथ साथ आपकी जो संस्कृति है, आपके किए जाने वाले जो कार्य है और आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य से क्या होता है, आपके जो गोल है उसको प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। कई बार ये होता है कि कुछ टीम्स की पर्सन्स की है ना, अगर प्रॉपर उन्हें इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाते हैं। तो एक टीम वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट भी प्रॉपर वे में होना चाहिए, ताकि सभी टीम मेंबर्स आपस में जो भी उनमें किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं वो कम करके एक जगह से रह सके और एक तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को और जो उन्हें वर्क दिया गया उसको कंप्लीट कर सके। तो ये 5 डायनामिक्स बताए हैं किसने, हमारे फ्रैंक लाकास्टो ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अगर आप कहीं भी टीम वर्क कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी में वो है वर्क एथिक्स, यानी कार्य की नैतिकताएं कौन कौन सी होती हैं। वर्क एथिक्स में जैसे हमारा सबसे पहला आ रहा है इंटरपर्सनल, है ना। वर्क एथिक्स की हमें क्यों जरूरत होती है, आपका जो एजुकेशनल कैरियर है उसके बाद जब आप कहीं वर्क कर रहे होते हैं तो आपको किस तरीके की अपनी एथिक्स रखनी चाहिए, आपकी किस तरह से आपकी जो एक कार्य की नैतिकता है वो किस तरह से आपको फुलफिल करनी चाहिए, आप किसी एनवायरनमेंट में किस तरह से अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं, वो सारी एथिक्स आपके अंदर होनी चाहिए। और रिसर्च से पता चला है कि कार्य की कई विशेषताओं को किन 3 शब्दों का उपयोग करके हम संक्षिप्त कर सकते हैं, और उन 3 शब्द कौन से वो हम हमारी वीडियोस में देखेंगे कि आपकी जो वर्क एथिक्स यानी किस तरह से आप काम कर सकते हैं किसी ऑफिस में, और आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी नैतिकता का ये इसमें रहती है, तो वो हम इन 3 वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसे पारस्परिक कौशल। पारस्परिक कौशल्स में हम देख ले जैसे कि केयरिंग होता है, किसी का एक्टिव लिसनिंग होता है, लीडरशिप होती है, मोटिवेशन होता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, टीम वर्क होता है। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा वो हमारा इंटरपर्सनल स्किल कहलाएगा, कि हमारा पारस्परिक कौशल कैसा है, हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने किए जाने वाले कार्यों के प्रति जवाबदेह हैं, किस तरह से हमें टीम में वर्क करना है, किस तरह से हम अपने किसी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी कहीं भी किसी भी फील्ड में हम काम करें बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, कि हमें अगर कोई कार्य दिया जा रहा है तो हम ऐसा नहीं कि पीछे हट रहे हैं, हम वो काम नहीं कर रहे, आप में लीडरशिप होनी चाहिए, यानी हाँ मैं वो काम कर सकता हूँ इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपकी किसको शोज करवाता है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को शो करवाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनिशिएटिव, यानी पहल करें।
आप देख रहे हैं आपके ऑफिस में कोई एक ऐसा वर्क आया है नया, जिसके लिए आपके जो सीनियर्स है वो एक कुछ ऐसे पर्सन का सिलेक्शन करना चाहते हैं जो उस वर्क को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करे, और आपने जब अपना इवैल्यूएशन करा, आप डिसिप्लिन है, आप में मोटिवेशन है, आपने प्रॉपर अपने आप को मेंटेन कर रखा और आपको लगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप उस कार्य के लिए बैठे रहें और किसी और का वेट करें कि भाई तू चल जा। और अगर किसी तरीके का मान लीजिए उससे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फिर भी आप किसी और के वेट का इंतजार करने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप में पहल होनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आपको सबसे पहले खड़ा होना चाहिए कि हाँ मैं ये वर्क मुझे दे दिया जाए, मैं इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। पहल की भावना होनी चाहिए, पीछे हटने की भावना नहीं, पहल की, हाँ मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ। तो ये भी आपके किस में रोल प्ले कर रही है, आपकी वर्क एथिक्स के अंडर में आती है। आप किसी फील्ड में वर्क करें, हमेशा पहल की भावना रखेंगे, तभी क्या कर पाएंगे आप, अपनी उस वर्क एरिया में इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, आपका जल्दी प्रमोशन होगा, आपको कोई और अच्छे तरीके के वर्क दिए जाएंगे, है ना। तो पहल की भावना भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा बीइंग डिपेंडेबल, भरोसेमंद होना। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कुछ बताया, आपको कहा गया कि आप सीक्रेट रखें, फिर भी आप वो किसी से थर्ड पर्सन से शेयर कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके ऑफिस की कोई ऐसी बात है जो कि किसी से नहीं शेयर करनी चाहिए, तो आपको भरोसेमंद होना चाहिए। हम उन्हें डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहिए। सीक्रेट रखने वाली बातों को आपको सीक्रेट रखना चाहिए। यानी आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, किसी वर्क एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो आपको बीइंग डिपेंडेबल होना ही चाहिए। यानी आपको अपनी IQs का यूज़ करना होगा कि कौन सी ऑफिस की जो ऐसी टॉपिक्स है जो कि शेयर नहीं करने चाहिए और उन्हें कभी भी नहीं चाहिए। तो के लिए एक एग्जांपल है कि ऑफिस से रिलेटेड कोई भी बात है तो उसे शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसी कई ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके लिए आपको डिपेंडेबल होना चाहिए, बीइंग डिपेंडेबल होना चाहिए अपने ऑफिस एनवायरनमेंट है, जो भी आपका एनवायरनमेंट है ना, भरोसेमंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको भरोसा करके कुछ बताया जाए और आप उसका भरोसा तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, वर्क एथिक्स के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट, यानी पारस्परिक कौशल का विकास हम किस तरह से कर सकते हैं, है ना। अभी हमने देखा था इंटरपर्सनल स्किल्स, अब इंटरपर्सनल यानी पारस्परिक कौशल का विकास हम किस तरीके से कर सकते हैं वो बता रहे हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स क्रिएट मोर सेटिस्फाइंग इंटरेक्शंस इन ऑल एनवायरनमेंट्स। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स यानी हमारा पारस्परिक कौशल एक मजबूत है, तो वो क्या करता है, सभी इन्वायरमेंट में अधिक हमारा जो कहते हैं सेटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बातचीत के लिए क्या करता है, माध्यम होते हैं। अगर हमारे में पारस्परिक कौशल अच्छा है, हमारा कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, तो हमें काफ़ी इन्वायरमेंट्स में क्या कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं और अपना वर्क प्रॉपर वे में कर सकते हैं। हो सकता है आज आप जहाँ जिस सिचुएशन में वर्क कर रहे हैं, आपकी नेक्स्ट जो भी लोकेशन होगी वहाँ पे सिचुएशन आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं मिली, तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स है आप में, तो आप किसी भी स्थिति में किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। डेवलपिंग स्किल्स पीपल इन्वॉल्व इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, demonstrating ethical behavior, communication clearly and working effectively in टीम्स। लोगों के स्किल्स को विकसित यानी डेवलप करने में मजबूत रिश्ते बनाना, जैसा कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, नैतिक व्यवहार का प्रदर्शन करना, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एथिकल बिहेवियर्स, स्पष्ट रूप से संवाद करना यानी कम्युनिकेशन क्लियरली एंड वर्किंग इफेक्टिवली यानी टीमों में प्रभावी ढंग से काम करना भी शामिल है ना। अगर आप अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन सभी टॉपिक्स पे भी ध्यान रखना होगा। आपके अपने जो जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से रिलेशनशिप बनाना, अपने नैतिक व्यवहार को किस तरह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी पहल दिखा सकते हैं कि आप किसी काम में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपका कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो क्लियरली होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को आप अपनी पूरी बात प्रकट कर सके, समझा सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। और वर्किंग इफेक्टिवली इन टीम्स, और किसी टीम में अगर आप हैं तो आपको वर्क बहुत इफेक्टिवली तरीके से करना आना चाहिए। तो ये क्या है, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स का डेवलपमेंट शोज कराते हैं। आप इस तरह से आपका इंटरपर्सनल स्किल्स क्या करेगा, आपके किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में आपको डेवलप करने में हेल्प, आपके खुद के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। आइडेंटिफाइंग इंटरपर्सनल स्किल्स इन नीड ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की आवश्यकता में पारस्परिक कौशल को पहचाने। आपका जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स है, आपके पारस्परिक कौशल है, आप अपना खुद का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से अपनी खुद की स्किल्स को पहचान सकते हैं। लुकिंग बैक ऑन योर लाइफ देयर आर मे
देयर मे हैव बीन टाइम्स व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट लीड टू अ रिलेशनशिप ब्रेकअप और मिसकम्युनिकेशन लीड टू द लॉस ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने अपने जीवन को पीछे देखा तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो आपका एक तरह से देखा जाता है संघर्ष, है ना, उसके कारण आपके कई रिश्ते खराब हो जाते हैं, है ना। गलत कम्युनिकेशन के कारण भी काफ़ी असर पड़ता है आपके रिलेशनशिप पे। कई ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो आपके मिस कम्युनिकेशन या गलत कम्युनिकेशन या आपके प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाने के कारण क्या होता है, वो रिश्ते आपके खराब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है, बहुत सी ऐसी स्थिति होती है, जिस अवसर भी होते हैं जो आप अपनी मिस गाइडेंस के अकॉर्डिंग, मिस कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, खो देते हैं। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आप खो देते हैं। तो आपको क्या करना होता है, अपनी उन जो भी आपकी कमियां थी उनको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाइंग दीज एक्सपीरियंसेस असिस्ट इन पिन पॉइंटिंग इंटरपर्सनल गोल्स, यानी आपको क्या करना है, इन अनुभवों की पहचान करके अपने जो पारस्परिक लक्ष्य हैं, आपके जो इंटरपर्सनल गोल्स हैं, उनको आपको असिस्ट करने में सहायता मिलती है। जैसे आपने मान लीजिए कि आपने पहचाना कि मेरे किस गलती के कारण मेरा रिलेशनशिप थोड़ा खराब हुआ किसी भी पर्सन के साथ, तो आप क्या करते हैं, आप उनको पहचान के, उनको कम करके अपने स्किल्स को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको खुद को उन्हें पहचानना होगा कि आपकी किस कम्युनिकेशन या किस बिहेवियर के कारण आपका और उसका रिलेशन पे इफेक्ट पड़ा है, और उसे आपको पहचान के ही अपने आगे के गोल्स जो कि आपकी पारस्परिक स्थिति से डिपेंड करते हैं, उनके लिए सही करना है। यू मे डिसाइड टू बिकम अ बेटर लिसनर और प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स मोर क्लियरली एंड ट्रूथफुल। ठीक है, आप एक बेहतर श्रोता बनने का निर्णय ले सकते हैं। आज जैसे आपने इन्हें पहचान लिया तो आप एक बेहतर श्रोता यानी सुनने वाले बन सकते हैं, और अपनी भावनाओं को अधिक अच्छे तरीके से दूसरों को समझा सकते हैं, और सच्चाई से क्या कर सकते हैं आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं सामने वालों को। जब आपने देखा कि आपको पता चला, आपने रीज़न पता किया कि आपकी और किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिलेशनशिप में किस तरह से रुकावट आई, क्या वजह रही, तो आपने क्या चाहा कि नहीं, मेरे को अपने उस गोल को मेरे को अपनी वो कमी तो पूरी करनी है, और फिर क्या करना है, मुझे अपने में इम्प्रूवमेंट करना है। तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या बने, एक अच्छे श्रोता बने। आपने अपनी फीलिंग्स को दूसरों को क्लियरली एक्सप्रेस करवाना और सच्चाई से बताना, ये क्या करा, स्टार्ट करा। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स के डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। तो हमें ये अपनी खुद के बारे में इवैल्यूएशन करना होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। फोकस ऑन बिल्डिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप। ठीक है, आपके जो भी हार्मोनियस सामंजस्यपूर्ण संबंधों के निर्माण पर ध्यान देना, जिसमें कि जैसे मान लीजिए यदि आपके व्यक्तिगत संबंध अल्पकालिक है, यानी कुछ समय के लिए या कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, प्रॉपर बातचीत नहीं हो रही है, तो आप उन स्वस्थ संबंधों के लिए कुछ आवश्यक गुणों पर क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिन पर क्या करना होता है, ध्यान देना होता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रैक्टिस एम्पैथी, यानी आप सहानुभूति का अभ्यास करें, है ना। आप में क्या होना चाहिए, किसी सामने वाले पर्सन को समझना, उसके दृष्टिकोण से देखना, ये सब आप में आना चाहिए। जब आप किसी को सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उस पर्सन की कोई सिचुएशन ही ऐसी थी जिसके कारण रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हुई। तो आपको क्या होना चाहिए, अपने एम्पैथी यानी अपने दृष्टिकोण को दूसरों के प्रति सहानुभूति से भी देखना चाहिए, उनकी स्थिति को समझना चाहिए कि क्या रीज़न रहा, क्यों रहा। तो सहानुभूति की भावना आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा वापस करना चाहते हैं। बी इंक्लूसिव, यानी समावेशी बने। घर में आप किस तरह से हैं, ऑफिस में आप किस तरह से हैं, और किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से किस तरह से मिल रहे हैं और किस तरह से उनमें इंक्लूजन कर रहे हैं, किस तरह से आप बातचीत करते हैं। तो आपको मिलनसार तरीके से रहना चाहिए ना, कि आप मिलके रह रहे हैं। ऐसा नहीं है आप किसी पार्टी में गए तो अलग से बैठे हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इंक्लूसिव टाइप का होना चाहिए। प्रैक्टिस फेयरनेसेस, है ना, यानी निष्पक्षता का अभ्यास करें। यानी आप में ये समझ होनी चाहिए कि आप निष्पक्षता से किसी
भी पर्सन का या किसी भी सिचुएशन का क्या कर सके, उसके लास्ट पॉइंट तक पहुंच सके, है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्सन को तो कुछ और कह रहे हैं और किसी एक पर्सन को कुछ और कह रहे हैं, है ना। आप में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप में ये खूबी होनी चाहिए कि आप सभी के साथ समान व्यवहार करें, सभी स्थिति का आराम से इंजॉय करें, है ना। तो प्रैक्टिस फेयरनेस, यानी सभी के साथ क्या रहना चाहिए, आपको निष्पक्ष रूप से व्यवहार करना चाहिए, किसी के लिए अलग और किसी के लिए अलग नहीं करना चाहिए। फोर्थ, बी ट्रस्टवर्थी, यानी भरोसेमंद बने। मैंने अभी पहले भी बताया, बट अगर आप फोकस ऑन बिल्डिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप पर ध्यान देंगे तो आपको ट्रस्टवर्थी भी होना चाहिए, यानी भरोसेमंद होना। जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो ही रिश्ते क्या होते हैं, अधिक फिक्स होते हैं, अधिक स्टेबल करते हैं। अगर भरोसा नहीं होता है तो वहाँ पे रिश्ते हमारे कमजोर पड़ जाते हैं, ना। विश्वास बढ़ाने के लिए हमें जैसे कि कमिटमेंट्स होते हैं या विश्वास रखें, इस तरह से भी हमें अपने भरोसा बढ़ाने वाले वर्क करने चाहिए, ना। ट्रस्ट रखें, यानी भरोसा बनाए रखें दूसरों पे, उनके भरोसे को टूटने ना दें। 4 पॉइंट देख लिया हमने। इसका 5th पॉइंट है हमारा कम्युनिकेट क्लियरली एंड केयरफुली, यानी आपका जो संचार है वो चाहे वो फोन पे हो या आपका लिखित राइटिंग कम्युनिकेशन हो, आपको क्या होना चाहिए, हर तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं आप आधी बात कर रहे हैं और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, अपना कम्युनिकेशन क्लियरली रखना चाहिए और केयरफुली आपको शब्दों का यूज करना चाहिए। अब इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे लिसन केयरफुली। आप अगर अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहते हैं तो आपका जो फर्स्ट मेन पॉइंट रहता है वो होता है लिसन केयरफुली, यानी आप सुने अच्छे तरीके से कि सामने वाला पर्सन आपको क्या कह रहा है। जब आप सामने वाले पर्सन को ध्यान से सुनेंगे तभी आप उसके किए गए व्यवहार के अकॉर्डिंग आप व्यवहार करेंगे, उसके किए गए जो वो सामने वाला पर्सन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप रेस्पॉन्स देंगे। तो आप तभी सही रिस्पॉन्स दे पाएंगे जब आप सामने वाले पर्सन की बात आराम से सुनेंगे। ऐसा नहीं है सामने वाला पर्सन कह रहा है और आपका ध्यान ही नहीं है उसकी बातों में, आप अपने फोन में लग रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए आपको सामने वाले पर्सन की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। नेक्स्ट, स्पीक क्लियरली। आपको बोलना भी कम्युनिकेट, अगर कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहते हैं तो आपको बोलना अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्या आप बात अपनी सामने वाले पर्सन के सामने रखना चाह रहे हैं तो वो आपको क्लियर वे में बोलना चाहिए। ऐसे नहीं आधी बात बोल दी और आधी बात आपने सोचा कि वो बंदा समझ गया, नहीं। आपको अपनी बात जो भी है वो क्लियरली रखनी चाहिए ताकि सामने वाला पर्सन उसके अकॉर्डिंग क्या करे, आपको अच्छे से रेस्पॉन्स दे सके। प्रैक्टिस गुड जजमेंट इन रिटर्न कम्युनिकेशन। अगर कोई कम्युनिकेशन रिटर्न वे में है ना, लिखित फॉर्मेट में है, तो आपको उस लिखित फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना जजमेंट करना है, यानी किस तरह से आप उस पर निर्णय ले सकते हैं किसी भी पर्सन के लिखे गए कम्युनिकेशन पे, तो वो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी उस पर भी अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि एक तो हम किसी से बोले और एक हम लिखे, तो इन दोनों में जो भाव सामने वाले पर्सन के पास जा रहे हैं वो हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए, है ना। बोलने में हम कुछ और कहना चाह रहे हैं बट लिखने में हमारे कुछ और हो गया। तो हमें क्या होना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन को प्रॉपर इस तरह से अच्छा डेवलप करना चाहिए कि हम सामने वाले पर्सन के द्वारा लिखे गए कम्युनिकेशंस को भी अच्छे तरीके से समझ सकें और उसको उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स दे सके। तो ये हमारा 5th पॉइंट था, कम्युनिकेट क्लियरली एंड केयरफुली। इसके बाद आता है हमारा फोकस ऑन बिल्डिंग का ही 6th पॉइंट, एग्जामिन पर्सनल एथिक्स, यानी आत्मनैतिकता की जांच करें, है ना। आपकी जो पर्सनल एथिक्स है उनकी जांच करें। लोग उन लोगों पर ही भरोसा करते हैं जो आत्म जागरूक हैं और जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। दूसरों पर अपने व्यवहार या निर्णयों के प्रभाव की जांच करके अपने रिश्तों में क्या करना चाहिए, ईमानदारी का अभ्यास करना चाहिए, है ना। जो भी दूसरे हैं उनके व्यवहार और निर्णयों के प्रभाव की जांच करें, यानी आपके सामने वाला पर्सन आपके साथ क्या व्यवहार कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उनकी आपको जांच करनी चाहिए। और अपने जो रिलेशनशिप है उन्हें मजबूत करने के लिए आपको स्टेप्स उठाने चाहिए। तो एग्जामिन पर्सनल एथिक्स, यानी खुद के बारे में भी जानना चाहिए कि आपकी सामने वाले पर्सन का व्यवहार आपकी तरफ ऐसा क्यों है, चेंज क्यों हुआ। 7, बी ए टीम प्लेयर, यानी टीम प्लेयर बनो। जब दूसरों के साथ काम करते हैं तो आप उसमें शामिल हो, है ना, और अपना सहयोग दे और समझौता कर ले, है ना। अगर कोई आपका मैटर चल रहा है तो आपने क्या कर लिया, समझौता कर लिया। अगर आप किसी ऑफिस में हैं, ऐसा तो है नहीं ऑफिस में आप अकेले अकेले काम कर लेंगे। अगर आप किसी टीम में मेंबर है तो आपको टीम के साथ वर्क करना आना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी, अगर मान लीजिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसे क्लियर कर रहे हैं प्रॉपर वे में, और किस तरह से आप दूसरों के साथ काम कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो आपको टीम प्लेयर भी बनना
होता है। नेक्स्ट, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी विवादों को सुलझाए। अगर आप अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लोगों से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको जो भी, मान लीजिए आपकी को एम्प्लॉयज में कोई आपके और उनके बीच में कोई बात चल रही है, तो उन विवादों को सुलझाने के आपको प्रयास करना चाहिए, ना कि उन विवादों को और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी खूबियां आप में होगी तभी क्या कर पाएंगे, आप अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे किसी भी वर्क प्लेस में, किसी भी ऑफिस में। तो आई होप आपको आज की वीडियो से समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ कि आप अगर किसी ऑफिस में टीम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो आपको इन एबिलिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए कि किस तरह से आपको सामने वाले पर्सन से बात करना चाहिए, अपना कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज करना चाहिए, आपको किन किन गुणों को संभालते हुए टीम के साथ वर्क करना चाहिए। ये मैंने अपनी छोटी सी वीडियो में आपको बताना चाहा। देखिए, इन सब के बारे में हम केवल वीडियो देख के नहीं सीख सकते, इसमें केवल मैंने एक छोटा सा आपको डिस्क्राइब करा है। इन सब के लिए हमारे पास एक वर्किंग नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर हम कहीं वर्क करते हैं तो हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। बट अभी तो मैंने आपको केवल इनके बारे में एक शॉर्ट में आपको समझाया, ताकि आप अगर किसी भी वर्क प्लेस में जा सके तो आप टीम वर्क अच्छे तरीके से कर सकें। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें किसी ऑफिस प्लेस में वर्क करना चाहिए, किस तरह से हमें एक टीम में वर्क करना चाहिए, किस तरह से हमें रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।